Hello my dear friends, today we are going to start our general aptitude paper solution part 4 for the net December 2015 paper, and question number 16 is a living cell has a protoplasm which is water based and demarcated by a lipid bilayer membrane. If a cell is pierced up to 1 by 5th part of its diameter with a very sharp needle, आफ्टर टेकिंग द नीडल आउट व्हाट विल हैपन. ओके, वही हमें बताना है. तो इन चार ऑप्शन में बताया गया है. सो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है नो इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड. ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है प्रोटोप्लाज्म विल लीक आउट फ्रॉम द होल मेड बाय नीडल फॉर अ फ्यू मिनट्स अंटिल द सेल हिल्स दे वाउंड अप. सी में बोला गया है प्रोटोप्लाज्म विल कीप ऑन लीकिंग आउट टिल द सेल इज डेड. ओके, एंड डी में बोला गया द सेल विल बर्स्ट लाइक अ बलून. सो ये तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट ऑप्शन है. सी में क्या बोला गया प्रोटोप्लाज्म विल कीप ऑन लीकिंग आउट टिल द सेल इज डेड. तो सपोज फ्रेंड्स हमारा जो सेल होता है जो कुछ इस तरह का होता है. सपोज मैंने ऐसे बनाया है, अगर उसमें से मतलब नीडल है, मतलब उसका कुछ मतलब नीडल उसके अंदर डाल दिया गया. सपोज़ उसका ये पोर्शन जो है नीडल डालने की वजह से मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो ये पोर्शन सपोज़ हम निकाल लेते हैं यहाँ से. मैंने इतना पोर्शन नीडल डालने की वजह से पियर्स्ड अप हो, मतलब पियर्स्ड अप किया ना नीडल को, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इतना पोर्शन हम निकाल दिया. तो इतना पोर्शन निकल गया है. तो फ्रेंड्स उसके बाद जब इतना पोर्शन बचता है ना, तो वो मतलब उसको मतलब नया बनाने की कोशिश करता है. उसकी जगह पे वो लीक नहीं करता है कभी भी, और ना ही सेल जो है वो कभी डेड होता है. ओके, सो ऐसा तो कभी होगा नहीं. सो जो ये हमारा लिपिड बायलेयर जो हमें गिवन है क्वेश्चन में जो लिपिड बायलेयर बोला गया है ना, क्योंकि हमारा जो ये लिविंग सेल है वो हैज़ अ प्रोटोप्लाज्म विच हैज़ वाटर बेस्ड एंड डिमार्केट बाय अ लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन. सो लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होता है, थिन पोलर मेम्ब्रेन होता है. तो इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारा लिविंग सेल या जो भी हमारा सेल है, अगर वो किसी वजह से थोड़ा डैमेज हो गया होता है तो उसको रीसील करने का काम करता है. तो ये फ्रेंड्स इसको रीसील कर देगा, तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा. सो बी जो है मतलब बी में क्या बोला गया है कि विल लीक आउट फ्रॉम द होल मेड बाय अ निडल. तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लीक करेगा ही नहीं. फ्यू मिनट्स अंटिल द सेल इज हील्स द वाउंड. तो जब तक जो सेल है वो मतलब हील नहीं करेगा वाउंड को, तब तक जो है वो लीक करेगा. तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. सो फ्रेंड्स अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो नो इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व. तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो इमीडिएटली उसको क्या करेगा, रिसील कर लेगा. और इसमें फ्यू मिनट्स लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. दैट्स वाई बी ऑप्शन. तो ए ऑप्शन करेक्ट है एंड नो इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया डेंसिटी ऑफ अ राइस ग्रेन इज़ 1.5 gram per cc and a bulk density of rice heap is 0.80 gram per cc. If a 1 liter container is completely filled with rice, what will be the approximate value of the pore space in the container? Okay, so friends हम इसका solution देख लेते हैं. So problem number 17. सो फ्रेंड्स एज वी नो 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 सीसी होता है. एंड 1000 सीसी को हम क्या लिखते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में जो है वो 1 लीटर जो कंटेनर का वॉल्यूम गिवन है और उसका डेंसिटी गिवन है, बट राइस का मास क्या है वो नहीं गिवन है. तो पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं. सो मास ऑफ द राइस विच इज़ फिल्ड इन द 1 लीटर कंटेनर. 1 लीटर कंटेनर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर दिया गया है. सो मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है. तो वॉल्यूम कितना है, 1000 सीसी है ना वॉल्यूम.
सो 1000 सीसी और 1000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितना है 1 लीटर, मतलब राइस ग्रेन का डेंसिटी 1.5 है, नो 0.80 है, और राइस हीप का हमें चाहिए, बल्क डेंसिटी चाहिए हमें। ओके, राइस ग्रेन का नहीं, हमें राइस हीप का डेंसिटी यहाँ पे लिखना है। सो वो क्या है 0.8 है। सो 0.8 है तो यहाँ पे राइस का वेट क्या हो जाएगा 800 ग्राम्स हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर कंटेनर 1000 सीसी था और डेंसिटी हमें राइस हीप का लेना है। ओके, क्योंकि हमें मास भी उसी का फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ द राइस इन कंटेनर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कंटेनर के अंदर राइस का कितना वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम हमें गिवन है, बट कंटेनर के अंदर राइस का वॉल्यूम कितना है वो अगर हमें फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ राइस इन दी कंटेनर, तो कंटेनर के अंदर राइस का वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा कि मास ऑफ द राइस इन द कंटेनर अपॉन डेंसिटी ऑफ द राइस ग्रेन। ओके, यहाँ पे राइस ग्रेन लेना पड़ेगा क्योंकि कंटेनर के अंदर हम वॉल्यूम कितना है राइस का, बाहर जो है वो इतना वॉल्यूम है। ठीक है, 0.18 सीसी उसका डेंसिटी था, तो इतना मतलब, और 1000 सीसी वॉल्यूम था तो उसका मास इतना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ऑफ द राइस इन द कंटेनर, मास ऑफ द राइस ग्रेन इन द कंटेनर, मास ऑफ द राइस ग्रेन इन कंटेनर। ओके, और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ राइस ग्रेन, डेंसिटी ऑफ दी राइस ग्रेन। ओके, राइस ग्रेन का डेंसिटी से हम डिवाइड करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा राइस इन दी कंटेनर का। सो ये किसके इक्वल होगा, ये मास ऑफ द राइस ग्रेन इन द कंटेनर कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया ये रहा कंटेनर के अंदर। ओके, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ द राइस इन द कंटेनर फाइंड आउट करना था, दैट्स वाई हमें मास तो चाहिए ही ना, क्योंकि हमें डेंसिटी तो गिवन है राइस ग्रेन का, तो इसीलिए हमने मास ऑफ द राइस ग्रेन इनटू द कंटेनर फाइंड आउट किया। सो वो है 800 ग्राम्स एंड डेंसिटी कितना है 1.5। सो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है फ्रेंड्स आपका 533.33 सीसी। फ्रेंड्स आप कैलसी से इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। एंड अब हम क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस हमें फाइंड आउट करना था ना, तो पोर स्पेस का वॉल्यूम कब मिलेगा फ्रेंड्स, जब हम कंटेनर के वॉल्यूम में से राइस का जो वॉल्यूम है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सपोज़ यहाँ पे ये कंटेनर है, ये इसको मैंने बंद कर दिया है, यहाँ पे राइस है सपोज़। ठीक है, तो यहाँ पे राइस के बीच में जो पोर स्पेस है वो कब मिलेगा, जब हम इसका वॉल्यूम में से राइस के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पोर स्पेस का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि कंटेनर में से हमें राइस का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब जाके हमें पोर स्पेस का वॉल्यूम मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड वॉल्यूम ऑफ माइनस वॉल्यूम ऑफ द राइस इन द कंटेनर। ओके, सो 1 लीटर यानी कि कितना होता है वॉल्यूम 1 सीसी होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, और 1000 सीसी होता है, तो यहाँ पे मैंने ये सीसी में फाइंड आउट किया है, तो मैं यहाँ पे इसको सीसी में लिखूँगी 1000 सीसी माइनस 533.33 सीसी। ओके, सो ये कुछ 466.67 सीसी आ जाता है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 465 लिख देती हूँ, सीसी लिख देती हूँ, क्योंकि हमारे ऑप्शन में यही ऑप्शन गिवन है 465, क्योंकि यहाँ पे 466 कहीं पे गिवन नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट हमें वॉल्यूम पूछा था पोर स्पेस का, तो हमारा वैल्यू जो है वो 466 आ रहा है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 465 सीसी लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, अ टर्टल स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए लोकेटेड ऑन द circumference of a circular pond. After swimming for 4 meters in a straight line, it hits on point B on the circumference or the pond. Okay, क्योंकि सर्कम्फ्रेंस और पॉन्ड दोनों क्या है, सर्कुलर ही है, ठीक है. सो फ्रॉम देयर इट चेंज डायरेक्शन एंड स्विम्स फॉर 3 meters in a straight line and arrives at point D diametrically opposite to point A. Okay, and how far is point D from A? So point D इस पॉइंट ए से कितनी दूर है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो फ्रेंड्स, पहले हमें जो क्वेश्चन है गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. फिगर ड्रॉ करने के बाद इजीली जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था वैसे मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है. जो टर्टल है वो सर्कुलर पॉइंट में से किसी एक पॉइंट से मतलब स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट पे मतलब बी पे पहुंचता है, ठीक है. तो वो 4 मीटर मतलब जितनी दूरी तय जितना डिस्टेंस तय करता है, ठीक है. तो यहाँ से 4 मीटर आ गया. अब फिर वो उस पॉइंट बी से पॉइंट डी पे जाता है जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट है पॉइंट ए के, और उसका जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर हमें गिवन है क्वेश्चन में. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है. तो आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ए और ए टू डी के बीच का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे फ्रेंड्स. सो यहाँ पे ए डी इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 मीटर स्क्वायर प्लस 3 मीटर स्क्वायर 16 मीटर स्क्वायर प्लस 9 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 मीटर. ओके, सो ए डी क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा. सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया 4 सर्कल्स ऑफ यूनिट रेडियस ईच आर ड्रॉन सच दैट ईच वन टचेज 2 अदर्स and their centers lie on the vertices of a square. The area of the region enclosed by between the circles is. तो एक हमें एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, और 4 सर्कल्स जो है वो उस स्क्वायर के अंदर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है. और सर्कल स्क्वायर्स की साइड मतलब जो वर्टाइसेस है उसको भी टच कर रहे हैं, ठीक है. तो कुछ इस तरह से हम फिगर बना लेते हैं उसका. सो फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था मैंने वैसा फिगर ड्रॉ कर दिए. थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया बट सपोज तो ये 4 सर्कल्स है और इनका जो मतलब जो सेंटर पे से जो है वो एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, एक दूसरे की दोनों वर्टाइसेस को टच करते हुए, ठीक है. सो मतलब स्क्वायर की वर्टाइसेस को टच करते हुए बोला है ना, लाइंग ऑन द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर. ओके, उनका सेंटर यानी कि जो सर्कल्स है ना 4 सर्कल्स, तो उनके सेंटर्स जो है वो वर्टाइसेस पे मतलब हो रहा है. तो ये मतलब फिगर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट फिगर है. ओके, जो मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो स्क्वायर्स की वर्टाइसेस पे ही तो है. ओके, तो अभी हमें क्या बोला गया है कि हमें रीजन बिटवीन द इंक्लोज बिटवीन द सर्कल इज, तो यानी कि ये वाला जो रीजन है ये ओके, सर्कल्स के बीच का रीजन तो यही है ना, क्योंकि बाहर की रीजन तो मतलब पूरा स्पेस है, तो उसका रीजन का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नहीं फाइंड आउट कर सकते ना. तो अंदर जो है वो इंक्लोज बिटवीन दी स्क्वायर्स सर्कल्स. ओके, तो सर्कल्स के बीच में जो ये जो स्पेस है ना इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो पहले हम क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि रेडियस 1 यूनिट है ना, तो यानी कि अगर मैं इसको सपोज ए बी सी डी बोल दूँ ना, स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस क्या है, ए पी है. ये रेडियस हो जाएगा ना इतना ए पी. इसको अगर मैं पॉइंट पी बोल दूँ, इसको क्यू बोल दूँ, इसको आर बोल दूँ और इसको सी बोल दूँ, तो ए पी इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट हो जाता है. रेडियस 1 यूनिट गिवन है ना. और ऐसे ही सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, पी क्यू इज इक्वल्स टू सॉरी बी क्यू है ना, बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है फ्रेंड, 1 यूनिट हो जाता है.
और डी आर इज इक्वल्स टू आर सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डी आर इज इक्वल्स टू आर सी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, और ए सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ए सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, अब हमें फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ साइड ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी का जो लेंथ है वो कितना हो जाता है, मतलब अगर पी बी 1 ए पी 1 है और पी बी 1 है, 1 यूनिट है, तो ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। ओके, सो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। ओके, सो हमें स्क्वायर का एक लेंथ मिल गया ए बी। तो हमें इस एक अगर लेंथ का वैल्यू अगर मिल जाता है स्क्वायर, तो बाकी की सारी स्क्वायर की सारी लेंथ का वैल्यू सेम होता है। तो अगर ए बी का वैल्यू 2 यूनिट आया है, तो फिर बी सी सी डी एंड ए डी का वैल्यू भी क्या आएगा, 2 यूनिट आएगा। तो हमें यहाँ से स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हमारा क्या है, ए बी सी डी है। सो ए बी सी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, यानी किसी एक साइड का स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि सारी साइड तो सेम ही है, तो किसी एक साइड का स्क्वायर कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू 2 है, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। तो यहाँ से स्क्वायर का एरिया तो हमें मिल गया, ठीक है, ए बी सी डी का एरिया मिल गया है 4 यूनिट। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल इनसाइड द स्क्वायर। ओके, ये जो रीजन है इसका एरिया कब मिलेगा, जब हम स्क्वायर के एरिया में से ये जो सर्कल के जो 4 क्वाड्रेंट्स है ना, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर्कल का मतलब 1/4 पार्ट है ये, ठीक है, इस दैट्स वाई एक क्वाड्रेंट है। तो ये क्वाड्रेंट है। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन is equals to area of square ABCD minus area of फ्रेंड्स। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि मतलब एक मिनट, फिगर में दिया गया है, फिगर पे से देख लेते हैं कि ये जो एरिया 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल, तो मैं इन 4 क्वाड्रेंट्स को अगर कंबाइन कर लूँ तो एक सर्कल फॉर्म हो रहा है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ ना एरिया ऑफ सर्कल। ओके, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल। ओके, क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल ही फॉर्म कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल में लिख सकती हूँ, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू ए बी सी डी का एरिया कितना है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट माइनस 4 यूनिट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे तो यूनिट रेडियस है इसलिए पाई 1 स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस पाई। सो 4 माइनस पाई इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये जो शेडेड रीजन है ना, उसका एरिया 4 माइनस पाई, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है ए फिल्म प्रोजेक्टर एंड माइक्रोस्कोप गिव इक्वल मैग्नीफिकेशन। ओके, ऐसा बोला गया है कि फिल्म प्रोजेक्टर और माइक्रोस्कोप तो इक्वल मैग्नीफिकेशन देता है, बट अ फिल्म प्रोजेक्टर इज़ नॉट यूज टू सी लिविंग सेल बिकॉज, लेकिन फिल्म प्रोजेक्टर को हम लिविंग सेल यूज़ करने के लिए नहीं यूज़ करते। देखा होगा अपने बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में फ्रेंड्स की जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लिविंग सेल को देखने के लिए ज़्यादातर माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, और फिल्म प्रोजेक्ट से जनरली हम मतलब कुछ सेमिनार्स होते हैं या फिर पिक्चर्स होते हैं वो मतलब शो करते हैं, फिल्म प्रोजेक्टर से हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला गया है कि ऑप्शन ए बोला गया है कि अ लिविंग सेल कैन नॉट बी प्लेस इन अ फिल्म प्रोजेक्टर। ऐसा तो नहीं है, हम प्लेस कर सकते हैं
तो कौन सा मतलब फिल्म प्रोजेक्टर हम किस लिए नहीं यूज़ करते वो बोला गया है। तो ऐसा ये तो कोई करेक्ट रीज़न नहीं है कि हम मतलब फिल्म प्रोजेक्टर में नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। बी में बोला गया द व्यूअर्स आइज इज़ क्लोज टू अ माइक्रोस्कोप वेर एज इट इज़ फार अवे फ्रॉम द प्रोजेक्टर्स स्क्रीन। तो ऐसा भी कुछ लगता नहीं है मुझे। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज वेयर एज प्रोजेक्टर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। तो ऐसा भी मतलब ज़रूर ऐसा भी नहीं हो सकता कि माइक्रोस्कोप वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और प्रोजेक्टर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, सो प्रोजेक्टर रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द रीज़न that we are not using the film projector for the living cells. Okay, so option number D बोला गया है microscope has greater resolving power than a projector. So this is the correct option. Okay, so film projector से जो है वो हम जो जनरली जो उसका रिजॉल्विंग पावर होता है वो माइक्रोस्कोप से मतलब कम होता है। सो माइक्रोस्कोप हैज़ द ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर देन द फिल्म प्रोजेक्टर, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द माइक्रोस्कोप फॉर द लिविंग सेल्स। क्योंकि लिविंग सेल्स का जो एक तो वो वैसे ही मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, और ऊपर से हमें अगर उनको डिटेल में स्टडी करना है तो उनके स्मॉलर पार्ट को यानी कि मतलब इनफाइनाइटेसिमल पार्ट यानी कि छोटे से भी छोटे पार्ट को हमें डिटेल में स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप यानी कि मतलब बहुत अच्छी रिजोल्विंग पावर वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम उसको मतलब जो मतलब इतना सा भी डिस्टेंस होता है ना उन दोनों के बीच में, जैसे कि ये सपोज ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इनके बीच की दूरी को भी हम अच्छे से मेज़र कर पाए, तो मतलब अच्छे से रिजॉल्व कर पाए। ये तो विजिबल है, बट जो डिस्टेंस और जो स्पेस हमें विजिबल नहीं है क्लियरली नर्ड आइज से, तो निक्ड आइज से सॉरी, तो इसीलिए उस स्पेस को मतलब देखने के लिए हमें ज़्यादा अच्छी रिजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत होता है, तो वो माइक्रोस्कोप से अच्छे से हो जाता है, बट फिल्म प्रोजेक्टर से नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। तो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।